हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर 5 पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हम बुक करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति, यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, यानी SCP, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर चैप्टर आया है आर्य समाज और अहमदिया आंदोलन। आर्य समाज और अहमदिया आंदोलन जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी आर्य समाज एंड अहमदियस दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आई हियर। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्य समाज का राजनीतिक क्षेत्र में कार्य। कहते हैं आर्य समाज का राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। एंग्लो वैदिक शिक्षा के साथ साथ आर्य समाज और DAV आंदोलन का एक अहम लक्ष्य यह था कि छात्रों को भारतीय बनाना सिखाया जाए, यानी भारतीयों को जो भारत के छात्र हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताना, उनका अनंत प्राचीन आर्य संस्कृति के प्रति प्यार पैदा किया जाए और अंग्रेजी साम्राज्य की चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए तैयार किया जाए। इन्होंने अपने संस्थाओं में किसी भी यूरोपवासियों को नौकरी नहीं दी। अब यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आज आधुनिक युग वाले व्यक्तियों को भी इशारा करने की कोशिश किया है। इन्होंने अपने संस्थाओं में किसी भी यूरोपवासियों को नौकरी नहीं दी। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ये बात जानते थे कि हमारा देश 3 बार गुलाम हुआ। जब तक कहते हैं जब भारत में जो है अलेक्जेंडर ने अटैक किया तो उस समय में भारत में ऐसे ही कार्य देखने को मिला। जब यहाँ पर बाबर भारत पे आक्रमण किया तो उस समय भी यही अवस्था थी, और जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे तो उस समय भी यही अवस्था थी कि जब भी हम किसी को हम अपने देश में आमंत्रण करते हैं और अपने देश में व्यापार करने की इजाज़त देते हैं तो वो धीरे धीरे जो है भारत की राजनीति के पैठ बना लेते हैं और उनको लालच दे के उन पे जीत हासिल करना ये सभी यूरोपीय वासी जानते थे। इवन कि आज के समय देखा जाए तो भारत सरकार भी वही गलती दोहरा रही है जो पुराने समय में गलती दोहराई गई, यानी दूसरे देशों को भारत में आमंत्रण देना। मैं एक बात नहीं जानता, क्या भारत सरकार को अपने भारतीय युवकों पर भरोसा नहीं है? क्या इनके लिए तरह तरह की कंपनियां खोल नहीं सकते भारत में, जो विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रण दे के भारतीय ज़मीन को फिर उनके अधिकार क्षेत्र में दे रही है? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार ये बात नहीं समझती है। शायद उनको इतिहास याद दिलाने की आवश्यकता है कि यही काम जब अंग्रेज़ भारत में आए तो राजा महाराजाओं ने किया, उनको यहाँ पर सुविधाएं दी, और बाद में उनको पता था कि भारतीय राजनीतिक में
काफ़ी हलचल होती है। जैसे आज के राजनीतिक में भी इतनी हलचल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आए दिन आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं और भारत को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ऐसे पुरातन समय में भी, अंग्रेज़ के समय भी हुआ कि राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज़ जो है फ़ायदा उठा लिए। और ऐसे ही जब बाबर भारत पे अटैक किया था तो ऐसा ही दृश्य हमें देखने को मिला। इवन कि जब अलेक्जेंडर पूरा विश्व जीतने चला, जब भारत की तरफ उसका रुख हुआ तो वहाँ पर अम्भी ने जो है अलेक्जेंडर की सहायता की। भारतीय होते हुए भी उसने विदेशियों की सहायता की। और आज यही दोहराया जा रहा है कि आज भारतवासी के नेता होके, भारत का सपुत्र होके हम विदेशियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, उनको हम ज़मीन प्रोवाइड्स करते हैं, उनको हम कहते हैं कंपनियाँ खोलिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने युवक पे भरोसा करना चाहिए। सरकार को सरकारी कंपनियां खोलनी चाहिए और सरकार को उन कंपनियों की इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि वहां पर लोग खुद को सरकार का नौकर न समझ के भारत का जो है, भारत माता के लिए कार्य करें। तब जाके जो है हमारा देश अपने आप में स्वावलंबी हो सकता है, विकसित हो सकता है। लेकिन भारत सरकार इस बात का अनुसरण नहीं करती है जो यहाँ पर दयानंद जी ने किया। इन्होंने अपनी संस्थाओं में किसी भी यूरोपवासियों को नौकरी नहीं दी, किसी प्रकार की सरकारी सहायता न ली और न ही किसी शाही परिवार के अनुदान लिया, क्योंकि उनको पता था कि शाही अगर कोई अमीर व्यक्ति अगर इसमें अनुदान देता है तो वो अपना अधिकार समझ लेगा इन सारे संस्थाओं पे। इसलिए इन्होंने जो है 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। यूरोपियों को नौकरियां नहीं दी और सरकारी सहायता इन्होंने कभी नहीं ली और न ही किसी शाही परिवार से अनुदान लिया, क्योंकि किसी से अनुदान लेने का मतलब था उनके अधीन कार्य करना। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा ये बात जानते थे और इसीलिए इन्होंने कभी भी इन बातों का अनुसरण नहीं किया, जो उनकी महानता का सबसे बड़ा परिचालक सिद्ध होता है। ये तथ्य पुण्यता स्पष्ट करते हैं कि डीएवी संस्थाएं वालों ने राष्ट्रीय गर्व की भावना विद्वान थी और उनके पूर्ण समस्त भारत के साथ थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट आता है स्वदेशी आंदोलन। चलिए देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। आगे हमारे समक्ष आया है स्वदेशी आंदोलन। कहते हैं लाला हंसराज जी स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। लाला हंसराज जी स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। स्वदेशी माल को लोकप्रिय बनाने के लिए आपको एक प्रशंसक ने लाहौर के अनारकली बाजार में एक दुकान भी खोल दी थी। आपके प्रशंसक ने अनारकली बाजार में एक दुकान भी खोल दी। लाला लाजपत राय, धुनी चंद तथा आंदोलन से जुड़े अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी सामान को लोकप्रिय बनाने के लिए आंदोलन चलाए गए तथा पंजाब में विदेशी माल का बहिष्कार किया। अब देखिए यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि स्वामी दयानंद के समर्थक कभी भी विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करते थे। वो सदैव स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करने पर विश्वास रखते थे। लेकिन आज देखिए 21वीं शताब्दी में हम जो है पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं। कहते विदेशी चीज़ों पे हम तो पूरी तरह से अब गुलाम हो चुके हैं। आज हमारे समक्ष जितने भी वस्तु होती है सब विदेशों में बना हुआ सामग्री होता है। हमने पुरातन समय में जो लोगों ने हमें समझाने की कोशिश किया, हमने उसको त्याग दिया। आज आपके समक्ष जितने भी वस्तु होते हैं सब के सब जो होते हैं विदेशी होते हैं। स्वदेशी आप सोचते हो कि स्वदेशी हम कैसे खरीद लें, स्वदेशी हमारे जो है पहुंच से बाहर है। तो आपका विचार सत्य है। इसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कमजोरी भारत सरकार की है कि वो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है और वो विदेशी कंपनी को भारत में आमंत्रित करके विदेशी सामान पे जो है महत्ता देती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी जो है सरकार की ये जो है चाल है कि देश को जो है विदेशी चीज़ों की आदत लगा रही है। आज लोग अपने घर के खाना कम खाना पसंद करते हैं और विदेशी में बन रहे सामग्रियों को तो ऐसे पसंद करते हैं जैसे उन्होंने जीवन में कभी देखा भी ना हो, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट शायद उनको शायद ना पता हो।
आज हम लोग पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड और तरह तरह की चीज़ों में इस तरह विलुप्त हो चुके हैं कि हम अपनी चीज़ों को जो है परंपराओं को छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात जान के हैरान होता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती के समर्थकों ने इतनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कई आंदोलन भी चलाए। पंजाब में विदेशी माल का उन्होंने बहिष्कार किया। अम्बाला से लाला धूनी चंद ने वकालत छोड़ दी और घर घर गली गली में नमक के पैकेट बांटे और विदेशी वस्त्रों को होलियां जलाई। इस आंदोलन के छत के नीचे आने वाले अन्य प्रक्रिया कार्यकर्ताओं ने श्री मुरलीधरन, श्रद्धानंद, भगवती चरण और सरदार भगत सिंह, मदन लाल खुराना, अजीत सिंह, बाल मुकंदर, देशबंधु गुप्त का नाम आदर से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। आज भी हमारे देशवासियों को स्वदेशी आंदोलन के ज़रूरत है और उनको ये बताना है कि आप विदेशी चीज़ों को नकारें और सरकार को प्रेरित करें कि सरकार अपने देश के नौजवानों को मौका दे और यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है टेक्नोलॉजी विकास, सामानों का विकास करे जो हमारा अपने देश का हो। ये नहीं कि हो सामान विदेश का और हम उस पर लिख दें मेड इन इंडिया, तो ऐसे हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कहते हैं मेड इन इंडिया लिख देने से कोई मेड इन इंडिया नहीं हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से हम किसी वस्तु को लिख दें कि ये भोजन है और भोजन लिखने से हमारा पेट नहीं भर जाता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये भारत सरकार को समझने की ज़रूरत है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष राष्ट्रीय विचार का प्रचार। अरविंदो और तिलक फंड में योगदान और द हिंदुस्तान, आर्य गजट और दी स्वराज, दी केसरी आदि समाचार पत्रों जो राष्ट्रीय गतिशीलता को दर्शाते थे, बड़े ध्यान और चाव से पढ़े जाते थे, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय विचारों का प्रचार हुआ। लाला लाजपत राय के उग्र एवं जोशीले विचार तथा बुलंद उपदेश तथा शिक्षा के लोगों को आकर्षित किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में लोगों की जुटाना शुरू कर दिया। कहते हैं हमारे देश में ऐसे बहुत से देशभक्त थे जो देश के लिए कार्य करते थे, लेकिन मुझे आज बहुत ही दुखी महसूस करता हूँ कि आज लोगों के मुंह पे जो है देशभक्ति की विचारधारा होती है, लेकिन मन में जो होता है अपने जेब गरम करने की विचारधारा होती है। ये गलत है। कहते हैं हमें मन से अपने देश के लिए करना चाहिए। कहते हैं लाला लाजपत राय और बहुत से ऐसे देशभक्त अगर ऐसे सोचते तो शायद भारत कभी आज़ाद नहीं हो पाता, लेकिन भारत आज़ाद होके भी आज पराधीन हो गया है। आज लोगों की विचारधारा इतनी गई हुई है, इसका विचारधारा रखना भी हमारे लिए संभव नहीं है। आज शिक्षा की सतह इतनी गिर गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई जो है टीचर अपनी अच्छे से जो है कार्य कर रहा हो, क्योंकि आज मैं जब शिक्षा के सतह देखता हूँ तो मुझे बड़े अफसोस होता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। और आप विचार ये रखते होगे कि आज देखिए कितने पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए हैं, सब बने हुए हैं। जब ये लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हैं, तो मैं ये प्रश्न उठाता हूँ कि हमारे समाज में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इतनी गंदगी फैला हुआ है, क्या इनके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, क्या इनके पास वो रुतबा नहीं है कि हमारे देश में फैले हुए गंदगी को ये साफ़ कर सके, हमारे देश में विद्यमान सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयों को नष्ट कर सके। ये सारे व्यक्ति यही किताब पढ़ते हैं, यही किताबों को समझते हैं, लेकिन जब कोई नया पोस्ट इनको मिल जाता है तो ये अपना ही दुनिया में खो जाते हैं। बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता के बारे में आपको भी समझ होगा कि जब इनके उदय हुआ तो ये भारत की भलाई चाहते थे, भारत के लिए ही कार्य करते थे और भारत माता के जो है सुबह शाम प्रलाप गाते थे। लेकिन जैसे ही ये मंत्री बन गए, जैसे ही इन बड़े पोस्ट पे चले गए, सारे बातें ख़त्म हो गई, सिर्फ उनका अपना जेब गरम करने लग गए और आज ऐसे लोग जेलों में जो है चक्की पीस रहे हैं। और ऐसे बहुत से हमारे राजनीतिक में आज भी मौजूद हैं जिसके बारे में हमें आज पता भी नहीं है। जब इनका चिट्ठा खोला जाएगा तो वो सबके समक्ष जो होंगे सामने आएंगे। तो ये हमेशा चलता आया है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष अंग्रेज शासकों से टकराव। भारत के प्रति अध्यापक और विद्यार्थियों की इस प्यार ने इन्हें
अधिकारियों की आंखों की किरकिरी बना दिया। पंजाब में मार्शल लॉ के दिनों में विद्यार्थियों को जिस जलालत एवं अपमान से गुजरना पड़ा वो अकथनीय था। और सन 1930 में डीएवी कॉलेज लाहौर में विद्यार्थियों और अध्यापकों पर किया गया बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज ये भी निंदनीय था। सन 1942 में कक्षाओं में पढ़ रहे शांत छात्राओं पर कॉलेज प्रांगण के अंदर किया गया अपमान ये भी निंदनीय था। अंग्रेजी शासकों की क्रूरता की कहानी बताने लायक नहीं जिन्होंने ऐसा कार्य किया। इसी प्रकार जलियांवाले बाग की घटना भी बड़ी दर्दनाक थी। इन संस्थाओं ने 1919 में जलियांवाले बाग की घटना की पूछताछ में स्थगित की गई कांग्रेस कमेटी की हर संभव सहायता प्रदान की। तो कहते हैं ये कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है स्वतंत्रता संग्राम में भाग, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो हमारे समक्ष आया है स्वतंत्रता संग्राम में भाग। पंजाब की राजनीति के अनेक अगुला जैसे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला मुरलीधर और धनी चंद, पंडित नानक चंद, भीमसेन सच्चर, लाला जगत नारायण, ये सभी डीएवी के परिवार के सदस्य थे। गुरुदत्त विद्यार्थी जो साइंस के अध्यापक थे ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और डीएवी आंदोलन में कूद पड़े। भाई परमानंद के चचेरे भाई बाल मुकुंद और डीएवी कॉलेज लाहौर में अध्यापक थे को सन 1912 में वायसराय लॉर्ड हेडिंग पर बम फेंकने के अपराध में मृत्युदंड दे दिया गया, जो बाद में 7 साल वर्ष की कठोर सजा में बदल दिया गया। भाई परमानंद जी को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण आजीवन कारावास भोगना पड़ा। उसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद डीएवी प्रबंधन को सक्रिय कार्यकर्ता ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व किया तथा राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका भी अदा की। तो देखा जाए स्वामी दयानंद द्वारा बनाए गए संस्थाओं के बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपनी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखा जाए तो लाला सुनाम राय, खुशीराम और शास्त्री गोकुल चंद जैसे अध्यापक ने आज़ादी के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी लाला सुनाम राय, खुशीराम शास्त्री और गोकुल चंद जैसे आज़ादी सेनानी को हम भूल नहीं सकते। इनकी हमारे देश पर ऋण है कि इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण अपनी योगदान दिया। इवन कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हजारों डीएवी के छात्रों ने राष्ट्रीय कारणों ने से अपने जीवन की बलि दे दी। फिर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डीएवी के छात्रों ने हड़तालों, प्रदर्शनों द्वारा स्वच्छता से पूरे देश में गिरफ्तारियां दी और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। ऐसा लगता है कि अब आपने अलग ढंग से डीएवी संस्थाओं के अदृश्य रहकर 1947 से पहले स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी तथा प्रत्येक कोने से आपके प्रशंसा मिली। यानी देखा जाए तो आपके द्वारा किया गया डीएवी की संस्था की स्थापना 1947 की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण सूत्र बन गया। यहाँ पर अगर हम सब बातों की तरफ निष्कर्ष पे ध्यान दें तो ये साफ हो जाता है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट निर्णय निकाला जा सकता है कि आर्य समाज ने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक सुधार द्वारा भारतीय समाज को सुधारने में अविस्मरणीय सेवाएं प्रदान की। भारत के लोगों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की तथा हिंदू धर्म को जीवित किया। पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव के कारण ही सिख समाज में सुधार लाने के लिए शीष सभा और खालसा दीवान स्थापित हुआ। पंजाब में आर्य समाज के योगदान को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंजाब आर्य समाज का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जागृति तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि के लिए सदैव ऋणी रहेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो हर एक बच्चों तक पहुँचेगा और वो भी ये ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं रह पाएंगे और वो भी ये ज्ञान को ग्रहण करेंगे। कहते हैं दोस्तों अच्छा कार्य ही कहते हैं एक आर्य बनाता है, क्योंकि अगर आर्य
कहते हैं भारत में आर्य समाज थी और उनका ही खून हम सब हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुंचाते हो तो ये जग कल्याण की बात रहेगी। तो ये जग कल्याण की जो मौका मिला है उसको मत छोड़िए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच सके, दूसरे बच्चे भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और इसके लिए कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इतना अधिक तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साधारण सा कार्य करना है, यूट्यूब से लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, जो भी आपकी कक्षा के होंगे, वो ज़रूर ये वीडियो देखेंगे और समझेंगे और विचार करेंगे। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है तिरपान सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा। आपको पता है कि तिरपान सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो जुड़ जाने में ही फ़ायदा है, तो सोचिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।